द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा सिर्फ हिसाब किताब या स्प्रेडशीट्स के बारे में नहीं है, ये एक तरह की फाइनेंशियल थेरेपी है। हमारे पास टोनिया बी रिपली की किताब द मनी मैनुअल है और आज हम उस डर की बात करेंगे जो अक्सर बैंक बैलेंस देखने से पहले महसूस होता है। हाँ, वो एक अजीब सी फीलिंग होती है। बिल्कुल। वो ही फीलिंग कि पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है पैसे को लेकर अपनी सोच बदलने से लेकर कर्ज के जाल से बाहर निकलकर एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने तक का रास्ता समझना। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे मनी माइंडसेट की। मनी माइंडसेट। हाँ, यानी पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है उसकी बुनियाद। इसके बाद हम बजटिंग के एक बेहद सिंपल तरीके कैश फ्लो मेथड को समझेंगे। फिर आएगा सबसे मुश्किल पड़ाव, डेट मैनेजमेंट, यानी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के बोझ से निकलने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। और आखिर में हम वेल्थ बिल्डिंग की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी यानी एक इमरजेंसी फंड बनाने की बात करेंगे। चलिए, तो फिर सीधे सबसे गहरी और शायद सबसे जरूरी बात से ही शुरू करते हैं, मनी माइंडसेट। किताब की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि पैसे को एक दोस्त की तरह समझो, बोझ की तरह नहीं। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग तो पैसे को तनाव और चिंता का दूसरा नाम ही मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा। देखिए, ज्यादातर लोगों का पैसे के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप होता है। सही बात है। इसे ऐसे समझिए, पैसा एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा। अब आप उस हथौड़े से एक सुंदर घर भी बना सकते हैं या गलती से अपने पैर पर चोट भी मार सकते हैं। हाँ। ना चाहिए। मतलब पैसे को दोष देना बंद करना। एग्जैक्टली। जब हम पैसे को एक दोस्त या एक टूल की तरह देखते हैं तो हम उसे ब्लेम करना बंद कर देते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। हम उसके साथ बैठकर प्लान बनाते हैं, उसे इग्नोर नहीं करते। ये इग्नोर करने वाली बात आपने सही कही। कई लोग तो डर के मारे अपना बैंक स्टेटमेंट तक नहीं खोलते। बिल्कुल। किताब में सेल्फ एम्पावरमेंट या आत्म सशक्तिकरण की बात भी की गई है। तो इस डर को हटाकर खुद को एम्पावर करने का पहला कदम क्या है? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है सच्चाई का सामना करना और बहाने बनाना बंद करना। जैसे कि मेरी सैलरी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, किस्मत खराब है। इन सब बातों से बाहर निकलकर पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। एम्पावरमेंट की शुरुआती अकाउंटेबिलिटी से होती है। सही है। किताब कहती है कि खुद से कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पड़ेंगे। कैसे सवाल? जैसे कि पैसा मुझे कैसा महसूस कराता है? क्या मुझे डर लगता है? क्या मुझे हमेशा कमी महसूस होती है? क्या मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं? इन सवालों के जवाब शायद डरावने हों, लेकिन यहीं से बदलाव की नींव रखी जाती है। ये सोच बदलने वाली बात तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो बैंक बैलेंस नहीं बदलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब आता है जब हम हकीकत का सामना करते हैं, और यहीं पर बजट की बात आती है। एक ऐसा शब्द जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। हाँ, उन्हें लगता है बजट का मतलब है खुद को बांधना, हर खुशी को मारना। एग्जैक्टली। और द मनी मैनुअल इसी सोच को तोड़ता है। यहाँ का कैश फ्लो मेथड आपको बांधता नहीं बल्कि आजादी देता है। अच्छा। हाँ, ये आपको दिखाता है कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। इसकी शुरुआत बहुत सिंपल है। 1 महीने तक अपना हर एक खर्च लिखिए। हर एक? वो 10 रुपए की चाय हो, 50 रुपए का ऑटो हो या 2000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग। कोई जजमेंट नहीं, बस डेटा कलेक्ट करना है। और किताब में एक कमाल का ऑब्जर्वेशन है। क्या? लोग सोचते हैं कि उनका पैसा बड़ी बड़ी वांट्स पर जाता है, जैसे नया फोन या छुट्टियां। हाँ। लेकिन जब वो इसे लिखते हैं तो पता चलता है कि असली विलन तो ज़ोमैटो की रोज की डिलीवरी फी या वो ओटीसी सब्सक्रिप्शन है जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी वेस्ट वाली आदतें ही बजट को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। 1 महीने के बाद जब आपके पास ये डेटा आ जाता है तो उसे 3 कैटेगरीज में बांटना होता है। नीड्स, वांट्स और वेस्ट। हाँ। 1. नीड्स, जरूरतें। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। घर का किराया, राशन, बिजली पानी के बिल, बच्चों की स्कूल फीस, लोन की ईएमआई, दवाइयाँ। 2. वांट्स, चाहतें। ये लाइफ को बेहतर बनाती हैं पर जरूरी नहीं है। बाहर खाना, शॉपिंग, महंगे गैजेट्स, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और 3. वेस्ट, बर्बादी। ये वो पैसा है जो सचमुच बर्बाद हो गया। क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट फीस, वो जिम मेंबरशिप जैसे आप इस्तेमाल नहीं करते, या वो कपड़े जो इम्पल्सिवली खरीद लिए और अब अलमारी में पड़े हैं। एग्जैक्टली।
जब आप वेस्ट वाली कैटेगरी देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल लीकेज साफ साफ नजर आता है। इसे इम्पल्सिव बाइंग को रोकने के लिए किताब में 24 आवर रूल का जिक्र है। ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगा। ये एक लाइफ चेंजिंग हैबिट हो सकती है। अच्छा। रूल बहुत सिंपल है। जब भी कोई वांट खरीदने का मन करे, खासकर अगर वो महंगा है, तो उसे तुरंत मत खरीदिए। तो क्या करें? उसे अपनी कार्ट में डालिए और 24 घंटे इंतजार कीजिए। 24 घंटे? हाँ, ये 24 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के हाई से बाहर निकालता है। आप पाएंगे कि 50% से ज्यादा मामलों में 24 घंटे बाद आपको वो चीज उतनी जरूरी नहीं लगेगी। ये तो दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। तो एक बार जब हमें अपने खर्चों का पैटर्न पता चल गया, तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कोई फ्रेमवर्क है? सोर्स में 50-30-20 रूल की बात की गई है। हाँ, ये एक बहुत पॉपुलर गाइडलाइन है। ये क्या है और कितना प्रैक्टिकल है? इसका मतलब है कि आप अपनी टेक होम सैलरी का 50% अपनी नीड्स पर खर्च करें। ठीक है। 50% जरूरतों पर, 30% अपनी वांट्स पर खर्च करें और 20% सीधे सेविंग्स और डेट रीपेमेंट के लिए रखें। अच्छा। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए जरूरतों पर, 30,000 रुपए चाहतों पर और 20,000 रुपए बचत और कर्ज चुकाने के लिए। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये 50-30-20 नियम क्या मुंबई या दिल्ली जैसे महंगे शहरों में रहने वालों के लिए भी उतना ही प्रैक्टिकल है, जहां 50% से ज्यादा इनकम तो कई बार सिर्फ किराए में चली जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये हर किसी के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, ये गाइडलाइन है, रूल नहीं। अगर आपका 60% या 70% नीड्स में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको वांट्स वाली कैटेगरी को 30% से घटाकर 10% पर लाना होगा, या फिर आपको अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। ये रूल आपको आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का आईना दिखाता है। ये आपको बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है ताकि आप सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो हमने खर्चों को नीड्स, वांट्स और वेस्ट में बांटना सीख लिया। हाँ। अक्सर ये करने पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हमारा पैसा वांट्स पर नहीं बल्कि पुराने कर्जों की EMI चुकाने में जा रहा है। सही बात है। ये कर्ज ही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए इस मुश्किल हिस्से पर आते हैं, डेट मैनेजमेंट। हाँ, और कर्ज से निकलने का पहला कदम, जैसा किताब में बताया गया है, वो है पूरी ईमानदारी से अपने दुश्मन को पहचानना। मतलब? एक कागज पर अपने सभी कर्ज की एक लिस्ट बनाइए। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन, कार लोन, दोस्तों से लिया उधार, सब कुछ। अच्छा। हर कर्ज के सामने उसकी बकाया रकम मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट और उसकी ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट लिखिए। ज्यादातर लोगों को जब पहली बार ये टोटल फिगर दिखता है तो उन्हें एक झटका लगता है। ये तो डरावना हो सकता है। लेकिन ये झटका जरूरी है। जब तक आपको प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा नहीं होगा, आप उससे निकलने का प्लान नहीं बना पाएंगे। एक बार ये डरावनी लिस्ट सामने आ गई तो उससे चुकाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? किताब में 2 बहुत मशहूर तरीकों का जिक्र है, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच। हाँ। इनमें क्या फर्क है और ये काम कैसे करते हैं? ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, लेकिन इनकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। अच्छा। पहले डेट स्नोबॉल मेथड की बात करते हैं। इसमें आप सबसे छोटे अमाउंट वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। सबसे छोटे वाले को? हाँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 का एक क्रेडिट कार्ड बिल है, 50,000 का पर्सनल लोन और 2 लाख का कार लोन है। तो आप अपनी पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी और पैसा उस 10,000 वाले बिल को खत्म करने में लगा देंगे। लेकिन मैथमेटिकली तो ये गलत लगता है। हो सकता है उस 50,000 वाले लोन का ब्याज ज्यादा हो। आप सही कह रहे हैं, मैथमेटिकली ये बेस्ट नहीं है, लेकिन डेट स्नोबॉल मेथड असल में गणित से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। साइकोलॉजी का? कैसे? हमारा दिमाग छोटी छोटी जीतों से मिलने वाले डोपामीन रश के लिए बना है। जब आप एक छोटा 10,000 का कर्ज चुकाते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, एक क्विक विन मिलती है। एग्जैक्टली। ये क्विक विन आपको जबरदस्त मोटिवेशन देती है। फिर आप उस 10,000 वाले कर्ज की EMI का पैसा अगले सबसे छोटे कर्ज यानी 50,000 वाले लोन में जोड़ देते हैं। तो एक मोमेंटम बनता जाता है। हाँ, जैसे एक छोटा स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। और दूसरा तरीका डेट एवलांच, वो क्या है? डेट एवलांच मेथड पूरी तरह से लॉजिक और गणित पर आधारित है। इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर मतलब हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को सबसे पहले टारगेट करते हैं, भले ही उसकी रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल? बिल्कुल, जिसका ब्याज 36 से 42% सालाना हो सकता है। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि लंबे समय में आप ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं। तो ये दोनों तरीके बहुत अलग हैं। एक दिल से फैसला लेने जैसा है, दूसरा दिमाग से।
हाँ, कह सकते हैं। यहाँ आकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किताब इस बारे में क्या गाइडेंस देती है कि कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने? किताब कहती है कि ये आपकी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर आपको जल्दी मोटिवेशन चाहिए और छोटी छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं, तो स्नोबॉल मेथड आपके लिए है। और अगर कोई पूरी तरह लॉजिकल है? अगर आप डेटा और नंबर से चलते हैं और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो एवलांच मेथड चुनें। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई एक मेथड चुनें और उस पर टिके रहें। गलत फैसला वो है जो कोई फैसला न ले। कर्ज चुकाने के लिए किताब में इनकम बढ़ाने की बात भी कही गई है। हाँ। ये सुझाव अच्छा है, पर क्या इससे बर्नआउट का खतरा नहीं बढ़ जाता? एक व्यक्ति जो पहले से ही 9 to 5 की नौकरी और कर्ज के तनाव से जूझ रहा है, उसके लिए एक साइड हसल शुरू करना कहीं एक और बोझ तो नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और इसका जवाब है कि साइड हसल को बोझ की तरह नहीं, एक मिशन की तरह देखना है। एक मिशन? हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये एक टेम्पररी स्प्रिंट है कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करें। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो फ्रीलांसिंग करें। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन दें। अगर बेकिंग का शौक है तो वीकेंड पर ऑर्डर्स लें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इस एक्स्ट्रा इनकम को लाइफस्टाइल अपग्रेड पर खर्च नहीं करना है। उसे सीधे कर्ज चुकाने में लगाना है। उसे सीधे अपने डेट एवलांच या स्नोबॉल में झोंक देना है। सोचिए, अगर महीने के 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाए जा रहे हैं, तो वो पैसा सीधे सबसे महंगे कर्ज को खत्म करने में लग सकता है, जिससे समय और ब्याज दोनों बचेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कर्ज चुकाने का प्लान बन गया है, साइड हसल भी शुरू हो गई। लेकिन जिंदगी तो अनप्रिडिक्टेबल है। हमेशा। अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या नौकरी चली गई, ऐसे में तो लोग वापस क्रेडिट कार्ड या लोन के सहारे पर आ जाते हैं। हाँ, और पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए वेल्थ बिल्डिंग की पहली और सबसे मजबूत दीवार खड़ी की जाती है, जिसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। बिल्कुल। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। ये आपका सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच कितना बड़ा होना चाहिए और इसे बनाया कैसे जाए, खासकर जब कोई पहले से ही कर्ज में डूबा हो? आदर्श रूप से ये आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए। सिर्फ जरूरी खर्चे, मतलब नीड्स? हाँ, सिर्फ नीड्स। अगर आपके महीने का किराया, EMI, राशन, बिल्स मिलाकर 50,000 रुपए होते हैं, तो आपका लक्ष्य 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का फंड बनाना होना चाहिए। किताब के सुझाव ले कि इसे 2 से 5 लाख तक ले जाना चाहिए, ताकि पूरी मानसिक शांति मिले। लेकिन ये बनेगा कैसे? शुरुआत छोटी करें, 1,000 रुपए महीने से ही सही, पर शुरू करें। इस पैसे को एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें जिसे आप आसानी से एक्सेस ना कर सकें। और इसे ऑटोमेट कर दें? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने मेन सैलरी अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दें कि हर महीने की 1 तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 2,000 रुपए, खुद ब खुद कटकर आपके इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चला जाए। अच्छा। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत है। यानी दुनिया को पे करने से पहले, बिल्स भरने से पहले, शॉपिंग करने से पहले, आप सबसे पहले अपने भविष्य को पे कर रहे हैं। ये छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर साबित होती है। बिल्कुल। सोचिए, कार का टायर फट गया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें और कर्ज में और फंसे, या फिर अपने सुरक्षा कवच से पैसे निकालकर बिना किसी तनाव के उसे ठीक करा लें। ये फंड आपको आजादी देता है। तो आज हमने पैसे को लेकर डर का सामना करने से लेकर अपने खर्चों को समझने और कंट्रोल करने, कर्ज से निकलने का एक ठोस प्लान बनाने और भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच यानी इमरजेंसी फंड तैयार करने तक का पूरा सफर तय किया। हाँ। द मनी मैनुअल का सार यही लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सही आदतों और सही सोच से तय किया जाने वाला एक सफर है। बिल्कुल। ये बातें सिर्फ किताब में लिखी नहीं हैं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें जिंदगी में उतारना पड़ता है। सही बात है। कर्ज से आजादी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वो आपकी रातों की नींद वापस लाती है। वो आपको आत्मविश्वास देती है कि आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। और अब हमारे लिसनर्स के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। एक बार जब सारा कर्ज खत्म हो जाए और इमरजेंसी फंड भी बन जाए, तो वो डिसिप्लिन और वो आदतें जो आपने कर्ज चुकाने के लिए बनाई थीं, उनका क्या? अच्छा सवाल है। क्या वो आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से आगे वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा सकती हैं? बिल्कुल।
शायद कर्ज से मुक्ति अंत नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने की असली शुरुआत है। नमस्कार। चलिए आज पैसों के साथ हमारे रिश्ते को समझते हैं, इसे तनाव से निकालकर एक एम्पावरमेंट की तरफ ले जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आखिर सारा पैसा गया कहाँ? ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। तो इसका कोर आइडिया क्या है? यही कि पैसे को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करें। इसके बजाय इसे अपनी जर्नी में एक दोस्त, एक पार्टनर की तरह समझें। जब हम इसे समझने लगते हैं ना, तो ये हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का पहला कदम है क्लैरिटी। और क्लैरिटी आएगी एक फाइनेंशियल मैप बनाने से। मतलब कहीं जाने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम अभी हैं कहाँ। अब मैप बनाने के लिए सबसे पहले तो जमीन को समझना होगा, राइट? इसका मतलब है कि अपनी हर इनकम, चाहे वो सैलरी हो या कोई साइड हसल, और अपने हर एक खर्च को ईमानदारी से ट्रैक करना होगा। किराए से लेकर शॉपिंग तक एक एक रुपए का हिसाब। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ट्रैकिंग का मतलब खुद को बांधना या रोकना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने पैसों को अपने गोल्स की तरफ एक सही दिशा देना। ये आपको कंट्रोल देता है, कैद नहीं करता। और ये देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल बजटिंग रूल है। 50% अपनी ज़रूरतों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए, और ये सबसे ज़रूरी है 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ। यही है आपका सेविंग्स रेट, जो आपके फ्यूचर की नींव रखता है। ठीक है, तो मैप बन गया। अब अगला कदम? अब हमें बनानी है एक फाइनेंशियल शील्ड, एक सुरक्षा कवच। क्योंकि देखिए, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। तो इस कवच की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक इमरजेंसी फंड। आप इसे एक तरह का पर्सनल इंश्योरेंस समझ सकते हैं। कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या नौकरी चली जाए, तो ये फंड आपको बचाता है और मन को शांति देता है। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए? सीधा सा हिसाब है, कम से कम 3 से 6 महीने के जो भी ज़रूरी खर्चे हैं, उतना पैसा इस फंड में जमा होना ही चाहिए। ये एक सॉलिड बफर बन जाता है, ताकि मुश्किल वक्त में कर्ज ना लेना पड़े। अच्छा, अब बात करते हैं कर्ज की। इससे निपटने के 2 बहुत पॉपुलर तरीके हैं। पहला, डेट स्नोबॉल। इसमें आप छोटे कर्ज पहले चुकाते हैं, जिससे हिम्मत बढ़ती है, मोमेंटम मिलता है। दूसरा है डेट एवलांच। इसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स वाले कर्ज को पहले टारगेट करते हैं, ताकि लंबे समय में पैसा बचे। एक बार जब ये शील्ड तैयार हो जाती है, तो हमारा फोकस बदल जाता है। अब हम डिफेंस से ऑफेंस मोड में आते हैं, मतलब कर्ज चुकाने से निकलकर वेल्थ बनाने की तरफ। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। कई लोगों का सफर यहां से शुरू होता है, एक नेगेटिव नेटवर्थ के साथ। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक भारी बोझ जैसा महसूस होता है। लेकिन एक सही प्लान के साथ कर्ज से वेल्थ तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ये दिखाता है कि सही कदमों से हालात को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो वेल्थ बनती कैसे है? इन्वेस्टिंग से। और इसकी शुरुआत होती है बेसिक सीखने से। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, स्टॉक्स क्या है, ये सब। फिर छोटा छोटा रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू करें, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP कहते हैं। और सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुक जाना है। नहीं, ये तो एक सफ़र है, सच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी। पैसे के साथ एक पार्टनरशिप बनाने जैसा है। मतलब सोच ये नहीं होनी चाहिए कि बस ये काम खत्म करना है। सोच ये होनी चाहिए कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट को अपनी आदत बनाना है, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता। पैसा तब बढ़ता है जब हम उसे समझदारी से मैनेज करते हैं, सही तरीके से खर्च करते हैं। हमारी खर्च करने की आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। तो ये सारी बातें एक्शन लेने के बारे में है। तो सवाल ये है कि आज पहला कदम क्या हो सकता है? बस एक छोटा सा कदम। क्या वो अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा, या फिर इमरजेंसी फंड में पहली छोटी सी रकम डालना? शुरुआत आज से होती है।